Level up your UPSC preparations with Dalvoy AI. Daily current affairs to mains evaluator. Everything is here. Stay far ahead of competition with your own AI mentor. Don't be late. Link is in the description. नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये हफ्ता कैसा रहा, कौन सी खबरें सुर्खियों में रही और उनके मायने क्या हैं? आज हम 12 से 18 अक्टूबर 2025 के जरूरी करंट अफेयर्स को थोड़ा खंगालेंगे। बिल्कुल। हमारे पास यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तैयार किया गया साप्ताहिक सारांश है और हमारा मिशन है इसमें से सबसे काम की जानकारी निकालना और समझना कि ये जीएस पेपर 2, 3 जैसे विषयों से कैसे जुड़ती हैं। हाँ, ये लिंकेज बहुत जरूरी है। तो इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि भारत कई मोर्चों पर संतुलन साधने की कोशिश कर रहा था, जैसे वैश्विक दबावों और घरेलू जरूरतों के बीच, विकास की रफ्तार और पर्यावरण की चिंताओं के बीच, और टेक्नोलॉजी और उसके रिस्क्स के बीच भी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और व्यापार से। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में काफी कुछ चल रहा है। हाँ, काफी हलचल है। पहले पैसे फर्रें आई कि शायद अमेरिका के दबाव में भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, लेकिन फिर भारतीय अधिकारियों ने साफ कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? बिल्कुल। और ये सीधे सीधे भारत की रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत से जुड़ता है। अच्छा। मतलब भारत अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र फैसले लेना चाहता है, भले ही बड़ी शक्तियों के बीच खींचतान चल रही हो। यहाँ चुनौती यही है कि अमेरिका के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते भी बनाने हैं। हाँ। और अपनी आजाद विदेश नीति भी कायम रखनी है, खासकर रूस जैसे पारंपरिक साझेदारों के संदर्भ में। सही बात है। ये जीएस पेपर 2 मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध और 3 अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अहम है। ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह कैसे बना रहा है। हाँ, ये संतुलन वाकई बहुत नाजुक लगता है। बिल्कुल। और इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA पर भी बातचीत आगे बढ़ी है। हाँ, उस पर भी अपडेट है। सुनने में आया है कि लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करके $550 बिलियन तक पहुंचाना है। $550 बिलियन? ये तो बड़ा एम्बिशन है। हाँ, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर बस इतना कहा जा रहा है कि प्रगति हुई है, कोई बड़े मतभेद नहीं। ये थोड़ी डिप्लोमैटिक भाषा लगती है। डिप्लोमैटिक तो है, लेकिन इसके पीछे गहरे आर्थिक सवाल जुड़े हैं। जैसे? पहला, टैरिफ यानी आयात शुल्क का दबाव। अगर BTA होता है तो भारत के निर्यात, खासकर टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स पर क्या असर पड़ेगा? कंपटीशन बढ़ेगा? हाँ? क्या हमारे निर्यातक अमेरिकी बाजार में ज्यादा टिक पाएंगे या उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? दूसरा, ये भारत के विकास मॉडल से कैसे जुड़ता है? क्या हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर ज्यादा जोर देंगे? और तीसरा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर निर्भरता। अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ाने का मतलब है कि हम इन सप्लाई चेन्स में ज्यादा इंटीग्रेट होंगे, जिसके फायदे भी हैं और जाहिर है रिस्क भी। ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं है, ये रणनीतिक निर्भरता का भी सवाल है। ये तो सोचने वाली बात है कि एक व्यापार समझौते का असर कितना गहरा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यहाँ एक दिलचस्प खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत के लिए अच्छी भविष्यवाणी की है। हाँ, वो WEO रिपोर्ट आई है। उन्होंने वित्त वर्ष 26 मतलब FY 26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। 6.6%। वजह बताई गई है पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की मजबूत रफ्तार, साथ ही महंगाई दर का अनुमान भी घटाकर 2.8% कर दिया है। ये तो अच्छी खबर लग रही है। हाँ, सतह पर तो ये आंकड़े काफी सकारात्मक हैं और भारत के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो जीएस पेपर 3 का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उनकी अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। हाँ। IMF जैसी संस्था का अनुमान वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ाता है। सरकार को भी एक तरह का वैलिडेशन मिलता है। सही। लेकिन यहाँ थोड़ा और गहराई में जाने की जरूरत है। 6.6% की विकास दर अच्छी है, पर क्या ये पर्याप्त रोजगार पैदा कर पाएगी? वो एक बड़ा सवाल है। जॉब क्रिएशन का मुद्दा। हाँ, और 2.8% की मुद्रास्फीति का अनुमान, ये अभी थोड़ा दूर की कौड़ी लग सकता है, खासकर वैश्विक अनिश्चितताओं और मॉनसून जैसे घरेलू फैक्टर्स को देखते हुए। सही कहा।
असल चुनौती इन अनुमानों को जमीनी हकीकत में बदलना है। बिल्कुल सही कहा। और घरेलू अर्थव्यवस्था में एक और बड़ी हलचल देखने को मिली है। भारत के वित्तीय क्षेत्र में सीमा पार सौदों यानी क्रॉस बॉर्डर डील्स में जबरदस्त उछाल आया है। हाँ, M&A एक्टिविटी काफी बड़ी है। खासकर बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में विलय और अधिग्रहण M&A जनवरी से सितंबर 2025 के बीच करीब $8 बिलियन का रहा। $8 बिलियन। हाँ, ये पिछले साल इसी दौरान हुए सौदों से लगभग 127% ज्यादा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या विदेशी निवेशक भारत के फाइनेंस सेक्टर पर बड़ा दांव लगा रहे हैं? निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि भारत एक आकर्षक वैश्विक निवेश डेस्टिनेशन बना हुआ है। ये सिर्फ मेक इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, बल्कि अब ग्लोबल इंडिया यानी सर्विस सेक्टर, खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी विदेशी पूंजी की गहरी दिलचस्पी है। ये सीधे तौर पर FDI प्रवाह और बैंकिंग वित्त क्षेत्र में हो रहे सुधारों से जुड़ा है, GS3। अच्छा। लेकिन इतने बड़े सौदों के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी होती हैं। जैसे? सबसे जरूरी है नियामक निगरानी यानी रेगुलेटरी ओवरसाइट। मतलब ये पक्का करना कि बाजार में सब नियम कायदों से हो, कंपटीशन बना रहे और ग्राहकों का नुकसान ना हो। हाँ, वो जरूरी है। RBI और SEBI जैसी संस्थाओं की भूमिका यहाँ बहुत बढ़ जाती है। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि क्या इस तरह के वित्तीय निवेश से वाकई जमीनी स्तर पर विकास और रोजगार बढ़ रहा है, या ये सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के बीच का खेल बनकर रह गया है। ये रेगुलेटरी ओवरसाइट वाला पॉइंट अहम है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से हटकर पर्यावरण की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एनवायरमेंट। इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने पहली बार स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स SFF 2025 नाम से एक रिपोर्ट जारी की। हाँ, पहली बार आई है ये रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि अगर दुनिया को जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान और जमीन के बंजर होने जैसी समस्याओं से निपटना है तो 2030 तक जंगलों में होने वाले वैश्विक निवेश को 3 गुना बढ़ाना होगा। 3 गुना? हाँ, 3 गुना। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। बहुत बड़ा लक्ष्य है और बेहद जरूरी भी। भारत के लिए वन वित्त यानी फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स का मुद्दा GS पेपर 3 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत ने अपने जलवायु लक्ष्यों, जिन्हें नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी NDCs कहते हैं, हाँ, NDCs, इनमें वनों को बढ़ाने का वादा किया है। वन सिर्फ कार्बन सोखने का काम नहीं करते, बल्कि हमें कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं यानी इकोसिस्टम सर्विसेज भी देते हैं। जैसे साफ हवा, पानी, मिट्टी का संरक्षण, फ्लड कंट्रोल। तो इस रिपोर्ट का साफ संदेश है कि सिर्फ वादे करने से काम नहीं चलेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। ये क्लाइमेट फाइनेंस, एडेप्टेशन मैकेनिज्म्स, मतलब बदलते मौसम के हिसाब से ढलने की तैयारी, और COP30 जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भारत की भूमिका से सीधे जुड़ता है। इसी रिपोर्ट के संदर्भ में एक और जरूरी बात सामने आई है। भारत में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की हमारी नीतियों में लैंगिक परिप्रेक्ष्य यानी जेंडर पर्सपेक्टिव्स को अभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। हाँ, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। ये बस एक दिखावटी खाना पूर्ति चेकबॉक्स एक्सरसाइज बनकर रह गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नीतियां बनाते समय अक्सर ये नहीं सोचा जाता कि क्लाइमेट चेंज का असर महिलाओं और पुरुषों पर अलग-अलग कैसे पड़ता है। अच्छा। और उनसे निपटने में महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती है। जैसे आप देखिए, ग्रामीण भारत में पानी या जलावन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं की होती है। हाँ, सही बात है। जब सूखा पड़ता है या जंगल कम होते हैं तो उन पर बोझ ज्यादा बढ़ता है। इसलिए जलवायु नीतियों को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि उनमें लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को ठीक से शामिल किया जाए। मतलब ये सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रभावी कार्रवाई के लिए जरूरी है। ये GS पेपर 2 सामाजिक न्याय और GS3 पर्यावरण दोनों से जुड़ा है। हमें एडेप्टेशन योजनाओं, फाइनेंसिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। ये वाकई एक अहम पहलू है जिस पर और ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए अब शासन और डिजिटलीकरण की तरफ चलते हैं। हाँ, वो लैंड रिकॉर्ड्स वाला। हाँ, वो 1865 से लेकर 2001 तक के पुराने जमीनी और शादी के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर रहे हैं। इसमें पुरानी माइक्रोफिल्म और तस्वीरें भी शामिल हैं। इस पर 62 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये सब रिकॉर्ड राज्य के ई-प्रमाण पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। ये तो बड़ी बात लगती है। हाँ, ये निश्चित रूप से ई-गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम है। और GS पेपर 2 शासन और GS3 डिजिटल इंडिया,
संस्थागत सुधार दोनों के लिए प्रासंगिक है। इसके फायदे क्या होंगे? कई फायदे हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, नागरिकों को पुराने रिकॉर्ड्स तक आसानी से पहुंच मिलेगी और सरकारी दफ्तरों में काम तेज होगा। लेकिन यहाँ कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या? पहला, डेटा की सुरक्षा और अखंडता, मतलब ये सुनिश्चित करना कि डिजिटल रिकॉर्ड सही और सुरक्षित रहें। दूसरा, अभिलेखीय शासन, यानी पुराने नाजुक रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करते समय उन्हें नुकसान ना पहुंचे और भविष्य के लिए संरक्षित रखा जा सके। हाँ, वो जरूरी है। और तीसरा, डिजिटल डिवाइड, क्या दूर दराज के या कम पढ़े लिखे नागरिक भी इस पोर्टल का आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे? राज्य की क्षमता का भी सवाल है कि क्या वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को कुशलता से लागू कर पाएगी। सही। ये पुरानी कागजी व्यवस्था से डिजिटल दुनिया में जाने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हाँ, चुनौतियां तो हैं, लेकिन फायदे भी काफी दिख रहे हैं। अब थोड़ा राजनीति और समाज की तरफ देखते हैं। ओके। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भारत का चुनाव आयोग ECI काफी सख्त मूड में दिख रहा है। हाँ, ECI हमेशा चुनावों के पहले एक्टिव हो जाता है। उन्होंने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि चुनावों में काले धन, शराब और ड्रग्स के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखें और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। जीरो टॉलरेंस? हाँ, इसके लिए CBDT, ED, NCB, RBI जैसी कई एजेंसियों के बीच तालमेल पर भी जोर दिया गया है। चुनाव आयोग का ये कदम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी को दर्शाता है, जो GS पेपर 2 शासन चुनाव का एक मुख्य विषय है। चुनावों में धन बल और बाहुबल का बढ़ता इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। ECI का जीरो टॉलरेंस का रुख और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास सराहनीय है। लेकिन क्या ये जमीन पर लागू हो पाता है? यही असली परीक्षा है। देखना होगा कि ये निर्देश जमीन पर कितने प्रभावी ढंग से लागू होते हैं और क्या वाकई चुनावी कदाचार पर रोक लग पाती है। ये कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। इसी बीच राजस्थान से एक दुखद घटना और उससे जुड़ा एक विवाद सामने आया है। हाँ, वो जैसलमेर बस आग वाली घटना। हाँ, 14 अक्टूबर को एक बस में आग लग गई थी। इस हादसे के पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के मामले में वहां की भाजपा नीति राज्य सरकार की कुछ आलोचना हो रही है। क्या हुआ? खबरों के मुताबिक सरकार ने मुआवजा राशि 25 लाख रुपए प्रति परिवार तय की है, भले ही किसी परिवार में एक से ज्यादा लोगों की मौत हुई हो। हम यहाँ सिर्फ खबर और आलोचना का जिक्र कर रहे हैं, किसी का पक्ष लिए बिना। अच्छा, 25 लाख रुपए प्रति परिवार, न कि प्रति व्यक्ति। हाँ, ये घटना मुआवजा नीति और राज्य की जिम्मेदारी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है, जो GS पेपर 2 सामाजिक न्याय, शासन, कमजोर वर्ग के तहत आते हैं। पहला सवाल समानता का है। क्या मुआवजा प्रति व्यक्ति होना चाहिए या प्रति परिवार? दूसरा, आपदा की स्थिति में राज्य की क्या जिम्मेदारी बनती है, खासकर जब पीड़ित अक्सर समाज के कमजोर वर्गों से होते हैं। सही। तीसरा, क्या मुआवजा नीतियों में संवेदनशीलता और मानवीय पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है? इस तरह के मामले राज्य की जवाबदेही, स्टेट अकाउंटेबिलिटी और कमजोर वर्गों के अधिकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हैं। ये सच में संवेदनशील मुद्दे हैं। बिल्कुल। चलिए अब आखिर में टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री ने एक बड़ी जानकारी दी है। क्या? उन्होंने बताया कि भारत में अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G नेटवर्क है। दूसरा सबसे बड़ा? वाओ। और ये देश की 90% आबादी या शायद 90% इलाके को, स्रोत इस पर थोड़ा अस्पष्ट है, कवर करता है। ये तो जबरदस्त तरक्की है। हाँ, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वाकई एक बड़ी छलांग है। GS3 प्रासंगिकता। लेकिन साथ ही उन्होंने डीप फेक के बढ़ते खतरे और उस पर जल्द ही रेगुलेशन लाने की चेतावनी भी दी है। बिल्कुल। 5G नेटवर्क का इतना बड़ा विस्तार अच्छी बात है। इससे तेज इंटरनेट मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी जैसे IoT को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। हाँ। लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने खुद इशारा किया, इसके साथ चुनौतियां भी हैं। डीप फेक यानी AI की मदद से बनाए गए नकली वीडियो या ऑडियो एक गंभीर खतरा है। हाँ, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। ये गलत सूचना फैला सकते हैं, किसी की छवि खराब कर सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन सकते हैं। इसलिए 5G के विस्तार के साथ साथ डेटा गवर्नेंस और उभरती टेक्नोलॉजी के रेगुलेशन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। मतलब इनोवेशन और रेगुलेशन में बैलेंस। एग्जैक्टली। हमें इनोवेशन को बढ़ावा देना है, लेकिन उसके गलत इस्तेमाल को भी रोकना है। हाँ, ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी होगा। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और खबर दिल्ली से है। अच्छा, दिल्ली से क्या है? दिल्ली सरकार शहर को एनिमेशन, VFX,
कॉमिक्स और गेमिंग, जिसे संक्षेप में AVGC सेक्टर कहते हैं, का हब बनाने के लिए एक नई पॉलिसी लाने की योजना बना रही है। EVGC हब, इंटरेस्टिंग। इसका मकसद है रचनात्मक अर्थव्यवस्था, क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देना। इसमें स्टार्टअप्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटे मझोले उद्योगों SMEs को मदद देने की बात भी शामिल है। ये एक अच्छी पहल है। AVGC सेक्टर दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है और इसमें रोजगार पैदा करने की काफी संभावनाएं हैं। हाँ। भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन अक्सर सही इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। दिल्ली सरकार की ये नीति अगर सही ढंग से लागू होती है तो ये रचनात्मक उद्योगों को एक नए विकास इंजन के तौर पर स्थापित कर सकती है। ये GS पेपर से कैसे जुड़ेगा? ये GS3 अर्थव्यवस्था, रोजगार और GS2 सरकारी नीतियां दोनों से जुड़ता है। देखना होगा कि ये पॉलिसी जमीन पर कैसे उतरती है और क्या ये वाकई दिल्ली को AVGC का एक ग्लोबल हब बना पाती है। तो कुल मिलाकर 12 से 18 अक्टूबर का हफ्ता एक्शन से भरपूर रहा। हमने देखा कि कैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाला एंगल। अर्थव्यवस्था के आंकड़े उम्मीद जगा रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पर्यावरण के मोर्चे पर फाइनेंस और जेंडर जैसे मुद्दे अहम हैं। बिल्कुल। शासन में डिजिटलीकरण आगे बढ़ रहा है, तो वहीं चुनावों में पारदर्शिता और सामाजिक न्याय से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी में 5G की रफ्तार तेज है, पर डीपफेक जैसे नए खतरे भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। UPSC उम्मीदवारों के लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है कि इन सभी घटनाओं को अलग थलग न देखें। हाँ, कनेक्ट करना जरूरी है। इन्हें अपने स्थिर पाठ्यक्रम स्टैटिक सिलेबस से जोड़ें, जैसे व्यापार नीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, वन वित्त को पर्यावरण से, डिजिटलीकरण को शासन से। ओके। दूसरा, हर मुद्दे के नैतिक और सामाजिक न्याय के पहलुओं को पहचानें, चाहे वो जलवायु नीति में लैंगिक समानता हो, मुआवजे में न्याय का सवाल हो या टेक्नोलॉजी के रेगुलेशन की जरूरत। और तीसरा, अपने उत्तरों में अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए सोचें कि कैसे बेहतर वित्तीय व्यवस्था, मतलब माइक्रो फाइनेंस, डिजिटल बदलाव लाने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकती है। यही इंटरलिंकिंग आपको परीक्षा में बढ़त दिलाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूरे हफ्ते की तस्वीर पेश की। इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले एक सवाल जो शायद आपको सोचने पे मजबूर करे। हाँ, जरूर। हम देख रहे हैं कि जमीन के रिकॉर्ड से लेकर 5G तक हर तरफ डिजिटलीकरण पर जोर है। दूसरी तरफ डीप फेक जैसे AI जनित खतरों की चिंता भी बढ़ रही है। ऐसे में भारत के डिजिटल भविष्य के लिए हमें किन नए संस्थागत और नियामक ढांचों, मतलब इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की जरूरत होगी, जो इनोवेशन को बढ़ावा भी दे, नागरिकों का भरोसा भी बनाए रखें और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करें। इस पर जरूर सोचिएगा। एक जरूरी सवाल। इसी के साथ ये सेगमेंट समाप्त करते हैं।